स्वागत है इस डीप स्पेस मिशन ब्रीफिंग में। आज हम किसी साइंस फिक्शन की नहीं बल्कि एक बहुत ही ठोस और वास्तविक विषय पर बात कर रहे हैं। आज का हमारा फोकस हमारे सौर मंडल के ठीक बाहर मौजूद सामरिक नेविगेशन वातावरण पर एक क्रूशियल अपडेट है। भविष्य में जो भी डीप स्पेस एस्ट्रोनॉट्स वहां जाएंगे, उनकी सुरक्षा और मिशन की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि वे इस अनजान इलाके के लिए कितने तैयार हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज के इस ब्रीफिंग में हम इन 5 अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, हेलियोपॉज का वातावरण। दूसरा, सीमा की नई परिभाषा। तीसरा, ब्रह्मांडीय विकिरण या कॉस्मिक रेडिएशन के खतरे। चौथा, चुंबकीय क्षेत्र का संरेखण। और अंत में भविष्य का इंटरस्टेलर नेविगेशन। ये सब समझना हमारे टैक्टिकल डीप स्पेस नेविगेशन प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए सीधा आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, हेलियोपॉज का वातावरण, यानी इस अनजान सरहद को समझना। अक्सर ऐसा लगता है कि सौर मंडल की सीमा बस किसी दूर वाले ग्रह की कक्षा पर खत्म हो जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हेलियोपॉज वो एकदम स्पष्ट और भौतिक सीमा है जहां सूर्य का चुंबकीय प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है और इंटरस्टेलर माध्यम यानी तारों के बीच का गहरा अंतरिक्ष शुरू होता है। होता यह है कि सूर्य से जो चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसे हम सौर पवन कहते हैं, वे जब तारों के बीच के इस बाहरी माध्यम से टकराते हैं तो धीमे हो जाते हैं और इसी टकराव से एक बहुत बड़ा सुरक्षात्मक बुलबुला बनता है जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। हेलियोपॉज इसी बुलबुले की सबसे बाहरी दीवार है और इसकी भौतिक संरचना को समझना हमारे मिशन की पहली शर्त है। इस दूर दराज के इलाके का नक्शा हमारे पास कैसे आया? इसका पूरा श्रेय हमारे 2 लेजेंडरी प्रोब्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को जाता है। 1977 में जब इन्हें लॉन्च किया गया था तो मकसद सिर्फ बाहरी ग्रहों की खोज था, लेकिन इनका असली ऐतिहासिक कारनामा दशकों बाद हुआ। 2012 में वॉयेजर 1 ने आधिकारिक तौर पर हेलियोपॉज को पार किया और फिर कुछ सालों बाद वॉयेजर 2 ने भी एक अलग दिशा से इसे पार करके हमें दूसरा स्वतंत्र डेटा दिया। एक तरह से वे ग्रहीय खोजकर्ताओं से हमारे पहले इंटरस्टेलर स्काउट्स बन गए। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सीमा की नई परिभाषा, या यूं कहें कि हमारी उम्मीदें असलियत से कैसे टकराईं। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि वॉयेजर के डेटा ने हमारे पुराने मिशन मॉडल्स को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि सौर और इंटरस्टेलर पार्टिकल्स के बीच एक बहुत चौड़ा, उथल-पुथल वाला और धीरे-धीरे मिक्स होने वाला बॉर्डर होगा, लेकिन वॉयेजर के डेटा ने असलियत दिखाई। ये एक काफी संकरा क्षेत्र है जहां परिस्थितियां बहुत तेजी से और एकदम निर्णायक रूप से बदल जाती हैं। मतलब एक तरफ सूर्य का राज है और दूसरी तरफ सीधा आकाशगंगा का। और इस अचानक बदलाव के पीछे क्या है? हेलियोपॉज के बिल्कुल ठीक अंदर धीमी पड़ती सौर पवन के कण बहुत ज्यादा दब जाते हैं और गर्म हो जाते हैं। इससे एक बहुत ही हाई एनर्जी प्लाज्मा लेयर बन जाती है। यहां वॉयेजर के प्लाज्मा डेंसिटी रीडिंग्स ने दिखाया कि तापमान और कणों का घनत्व हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा था। इससे यह साफ हो गया कि सिर्फ कोई लकीर नहीं है, बल्कि एक बेहद एनर्जेटिक और ठोस भौतिक संरचना है जिससे हमारे स्पेसक्राफ्ट्स को होकर गुजरना होगा। इसी से हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्से पे, ब्रह्मांडीय विकिरण के खतरे। ये हिस्सा किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल सेफ्टी के लिए सबसे अहम है। गहरे अंतरिक्ष में सबसे बड़ा खतरा कोई एलियन नहीं बल्कि गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज हैं। ये बेहद हाई एनर्जी रेडिएशन वाले पार्टिकल्स होते हैं जो दूर दराज के सुपरनोवा विस्फोटों से पैदा होते हैं और लगभग प्रकाश की गति से सफर करते हैं। पूरी आकाशगंगा इन खतरनाक किरणों से भरी पड़ी है। पृथ्वी के सुरक्षा कवच के बाहर किसी भी जैविक सामग्री यानी हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये एक जानलेवा खतरा है। इसी वजह से हाई एनर्जी रेडिएशन के खिलाफ शील्डिंग और जरूरी मेडिकल सप्लाईज हमारे मिशन की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम इस सीमा के दोनों तरफ के रेडिएशंस को देखें तो फर्क साफ नजर आता है। हेलियोपॉज के अंदर सौर कण ज्यादा होते हैं और ये बुलबुला बाहरी कॉस्मिक किरणों को काफी हद तक बाहर ही रोक देता है। ये हमारी एक नेचुरल कॉस्मिक रे शील्डिंग है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, बूम, सौर कण लगभग 0 हो जाते हैं और गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों में अचानक से भयंकर उछाल आता है। हेलियोपॉज पार करते समय यही वो सबसे खतरनाक गैलेक्टिक रेडिएशन जोन है जहां हमें अपने इमरजेंसी रेडिएशन प्रोटोकॉल और सिमुलेशंस को सबसे ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि चांद, मंगल या उससे भी आगे जाने वाले हमारे भविष्य के मिशनों के लिए सटीक रेडिएशन एक्सपोजर मॉडल बनाना बेहद ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि लंबे समय तक रेडिएशन झेलने के लिए कौन सी मेडिकल सप्लाईज चाहिए।
हाई रेडिएशन इवेंट्स के दौरान क्रू की हेल्थ को कैसे मॉनिटर करना है और अगर ट्रांजिट के दौरान रेडिएशन शील्डिंग फेल हो जाए तो इवैक्यूएशन के तरीके क्या होंगे। वॉयेजर का ये डेटा सीधे तौर पर इन मॉडल्स को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। चलिए अब चौथे हिस्से पर बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का संरेखण और इसकी वजह से आने वाली नेविगेशन की अजीब मुश्किलें। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हम कितना गलत सोच रहे थे। हमारी उम्मीद थी कि सूर्य और आकाशगंगा के चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग एंगल पर टकराएंगे और एक बहुत बड़ा चुंबकीय भंवर या टर्बुलेंस पैदा करेंगे। लेकिन वॉयेजर डेटा ने दिखाया कि सीमा के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं काफ़ी हद तक एक जैसी हैं। इसका मतलब है कि वे किसी रहस्यमयी तरीके से आपस में जुड़ रहे हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र इस तरह अचानक कनेक्ट होते हैं तो हमें अपने नेविगेशन में बहुत सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात सामने आई, इंटरस्टेलर माध्यम का घनत्व या डेंसिटी हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा है। इस उच्च घनत्व की वजह से आकाशगंगा हमारे हेलियोस्फीयर पर इतना दबाव डालती है कि वो दबकर एक अजीब से आकार में खिंच जाता है, वो गोल नहीं रहता। ये बदलता हुआ डेंसिटी लेवल नेविगेशन के लिए बड़े जोखिम पैदा कर सकता है और यही वजह है कि ट्रांजिशन के तुरंत बाद हमें स्पेसक्राफ्ट के हल या बाहरी ढांचे की इंटेग्रिटी का बहुत तेजी से असेसमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर हमारा सूर्य अपने सफर में किसी और भी ज्यादा घने इंटरस्टेलर बादल के अंदर चला जाए? मिशन सेफ्टी पर इसका क्या असर होगा? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से सूर्य आकाशगंगा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर हम किसी घने बादल से टकराते हैं तो मिशन के लिए जोखिम बहुत बढ़ जाएगा। बाहरी दबाव बढ़ने से हमारा ये सुरक्षात्मक हेलियोस्फीयर सिकुड़ सकता है, जिसका मतलब है कि सौर मंडल के अंदरूनी ग्रहों तक भी खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन पहुंचने लगेगा। वॉयेजर के डेटा ने हमें ये समझने में मदद की है कि अतीत में सूर्य के प्रभाव में हुए इन बदलावों ने हमारे पूरे सिस्टम को कैसे प्रभावित किया होगा और भविष्य में घने बादलों से नेविगेट करते समय हमें किन खास सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और नेविगेशन स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ेगी। और अब हम आते हैं अपनी ब्रीफिंग के आखिरी हिस्से पर, भविष्य का इंटरस्टेलर नेविगेशन और हमारे रेकोनेसेंस यानी टोही मिशनों को अपग्रेड करना। 40 साल से ज्यादा पुराने वॉयेजर के उपकरणों ने हमें जो दिखाया है वो बस एक ट्रेलर है। आने वाले इंटरस्टेलर प्रोब्स के लिए प्रायोरिटी सेंसर अपग्रेड्स एकदम जरूरी हैं। हमें ऐसे सेंसर्स चाहिए जो इंटरस्टेलर माध्यम की डेंसिटी को डिटेल में मैप कर सकें, इन जटिल चुंबकीय क्षेत्रों को माप सकें, अलग अलग कणों के बहाव को ट्रैक कर सकें और दूर मौजूद रसायनों की संरचना का विश्लेषण कर सकें। तभी हम इस नए पर्यावरण को पूरी तरह समझ पाएंगे। वैसे इस बीच हमारे वॉयेजर प्रोब्स अभी क्या कर रहे हैं? वे अभी भी इंटरस्टेलर स्पेस में गहराई तक अपना सफर जारी रखे हुए हैं। चूंकि उनकी पावर कम हो रही है, इसलिए इंजीनियर्स धीरे धीरे सभी गैर जरूरी सिस्टम्स को शट डाउन कर रहे हैं ताकि डेटा ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पावर बचाई जा सके। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इस ब्रीफिंग को हम इस एक विचार के साथ खत्म करेंगे। पहली बार मानवता तारों के बीच की जगह को सीधे तौर पर माप रही है। ये अब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक कठोर भौतिक वास्तविकता है। हमने वहां के प्लाज्मा, रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड्स को मापा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार हैं? क्या हमारे भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स इस गहरे और खतरनाक महासागर को पार कर पाएंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें अपने अगले मिशनों में खोजना है। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।